नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे खास कार्यक्रम देश देशांतर में। मैं हूं कवीन सचान। देश देशांतर में आज बात चक्रवात अम्फान की तबाही और राहत के कदमों की। अम्फान तूफान ने ऐसी तबाही मचाई कि बंगाल और ओडिशा में अब तक करीब 80 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर है। कई पुलों और इमारतों को खासा नुकसान पहुंचा है और तूफान के चलते ओडिशा के कई तटीय जिलों में बिजली और दूरसंचार सुविधाओं को भारी नुकसान पहुंचा। इसके अलावा पश्चिम बंगाल के भी कई जिलों में यही हाल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पश्चिम बंगाल और ओडिशा के हवाई दौरे पर रहे और उन्होंने जायजा लिया और दोनों राज्यों को हर संभव मदद का भरोसा भी दिया। ओडिशा के अधिकारियों के मुताबिक चक्रवात में लगभग करीब 44 लाख लोग इससे प्रभावित हुए हैं और अब अहम जिम्मेदारी है एनडीआरएफ जैसी टीमों के ऊपर कि वो किस तरीके से वहां पर राहत और बचाव का काम कर रहे हैं। हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए 3 खास मेहमान हैं। एसएन प्रधान साहब हैं, डीजी हैं एनडीआरएफ से। प्रधान साहब, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ दुष्मंता रंजन हैं आईएमडी से। दुष्मंता साहब, स्वागत है। सुबीर डे हमारे साथ हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं कोलकाता से। सुबीर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। शुरुआत प्रधान साहब मैं आपसे करना चाहूंगा कि जिस तरीके से ये तबाही इस चक्रवात के चलते हुई है, इस वक्त क्या पोजीशन है दोनों ही राज्यों में, और आपके पास जो जानकारी, जो टीमें लगी हुई हैं, कितना एक बड़ा इलाका है जहां पर इस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हो चुके हैं? देखिए, सीधी बात अब ये रह गई है कि उड़ीसा एक तरह से उबर चुका है इससे। घटना के साइक्लोन के होने के 24 घंटे से ज़्यादा हो गए और 12 घंटे में मुझे लगता है कि कंप्लीट नॉर्मल से रिस्टोर हो जाएगी। कल मेरी एसआरसी मिस्टर जैना से बात हुई तो उन्होंने कहा कि पावर भी 90% से ज़्यादा रिस्टोर हो चुका है जहां हाई इम्पैक्ट डिस्ट्रिक्ट था, उड़ीसा की बात कर रहा हूं मैं, और टेलीकॉम भी 95% रिस्टोर हो चुका है। इसलिए यू कैन से दैट उड़ीसा इज वेल ऑन इट्स वे टू नॉर्मलसी। अब बची बंगाल की बात, तो बंगाल में सिचुएशन अलग है। बंगाल में जो हाई इम्पैक्ट जिले थे उन्होंने दे हैव बोर्न द ब्रंट। काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ है साइक्लोन के लैंडफॉल का। जो लैंडफॉल इलाके थे, दीघा, ईस्ट मिदनापुर में दीघा पड़ता है जो कि एकदम समुद्र तटवर्ती इलाका है, छोटा सा शहर है, और जो उसके राइट एक्सट्रीम में हटिया आइलैंड पड़ता है बांग्लादेश का, उसके बीचों बीच जो है एक हैमर ब्लो आप कह सकते हैं साइक्लोन का हुआ है। और निश्चित रूप से उसका जो इफेक्ट है वो दिख रहा है ग्राउंड पर। जो मेरी टीमें हैं, करीब अब 25 टीमें हो गई हैं। पहले हम लोगों ने 19 से शुरू किया था, अब 25 टीमें एनडीआरएफ की वहाँ लगी हुई हैं। 4 टीमें कल रात ओवरनाइट हम लोगों ने फ्लाई इन करवाया है एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट के माध्यम से। और ये टीमें जैसे अंग्रेजी में कहते हैं हिट द ग्राउंड रनिंग, वो एयरपोर्ट पर भी आके रेस्ट भी नहीं की और वो सीधे जिन जिलों के लिए उनको रवाना किया गया, बंगाल सरकार ने जहां जाने के लिए कहा वहां हम लोगों ने उनको भेजा। और वो दोनों जिले वही थे, साउथ 24 परगना और नॉर्थ 24 परगना, जो कि स्वाभाविक है क्योंकि वहां नुकसान ज्यादा हुआ है। तो अभी जो स्थिति है वो ये कि साउथ 24 परगना में बिजली नहीं है और टेलीकॉम नहीं है। मतलब आप ये कह सकते हैं कि बिजली और टेलीकॉम ठप है पूरी तरह से 100%। नॉर्थ 24 परगना में कहीं कहीं पर थोड़ी सी बिजली है, कहीं कहीं पर थोड़ा सा कम्युनिकेशन आ जाता है, चला जाता है। तो वो भी लगभग मतलब वो आप कह सकते हैं कि वो भी स्थिति ऐसी है कि उसको पूरी तरह से उभरने की ज़रूरत होगी। डैमेज असेसमेंट करने की स्थिति में और या फिर लोगों से बात करने की स्थिति में बशीरहाट जो कि नॉर्थ 24 परगना में है, तो उससे आपको समझ में आएगा कि नॉर्थ 24 परगना, साउथ 24 परगना और ईस्ट मिदनापुर जो है इम्पैक्ट एरिया है। हालांकि कलकत्ता शहर में भी ऐसी हवा बहुत सालों में नहीं हुई है। लोग यहाँ तक कह रहे हैं कि 1750 के आसपास ऐसी हवा आई थी और उसके बाद नहीं आई थी। अब ये अपने आप में एक चिंता का विषय है क्योंकि अब ऐसी हवाएं क्लाइमेट चेंज की वजह से अब आने लगेंगी और अर्बन प्लानिंग किस तरह से करना होगा, क्योंकि कलकत्ता में भी पैरालिसिस एक तरह से हो गई है, पेड़ गिर गए हैं। भले मेजर बिल्डिंग्स को नुकसान डायरेक्टली नहीं हुआ है, पक्के मकान नहीं हुए, और क्योंकि चेतावनी काफ़ी थी कि भाई आप अंदर रहिए, तो इसलिए लोग रहे, लेकिन पेड़ और पोल बहुत कट के गिरे हुए हैं। तो काफ़ी एक तरह से असमंजस का मंजर है। और पूरी एनडीआरएफ की टीमें, करीब 7 टीमों को अभी मैंने सुबह रवाना किया है कि वो कलकत्ता में ही काम करें। तो ये एक
ओवरऑल सिचुएशन काफी सीरियस डैमेज का है और उसमें रिकवरी में टाइम लगेगा। सुबीर, क्योंकि आप कोलकाता में हैं और जैसा कि प्रधान साहब ने कहा कि किस तरीके से मेजर स्टेप्स लिए गए हैं, टीमें काम कर रही हैं। उड़ीसा से एक अच्छी खबर है कि वहां पर जो रेस्क्यू काम है करीब करीब पूरा कर लिया गया, रिस्टोर कर लिया गया है। और जो खास इलाके में कहूँ जिनका जिक्र हो रहा है पश्चिम बंगाल में, वहां से आपके पास और क्या इन्फॉर्मेशन है? क्योंकि बहुत मुश्किल है संपर्क साधना, सबसे बड़ा चैलेंज शायद शुरुआती तौर पर यही है। और दूसरा कि कोलकाता जैसे जो इलाके हैं वहां पर जिस तरीके की प्लानिंग है, शायद वो ज्यादा मुश्किल है इस वक्त में, अगर रेस्क्यू ऑपरेशन के लिहाज से देखते हैं जिस तरीके की घनी आबादी है। दो विषय है, एक है जो साउथ चौबीस परगना, नॉर्थ चौबीस परगना का सिचुएशन। इसमें प्रधान साहब ने एक बात कही है, जो स्टेट गवर्नमेंट में जो इंफॉर्मेशन एनडीआरएफ को दिया है उसके हिसाब से एनडीआरएफ का असेसमेंट आया है। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट का पास इतना सा इंफॉर्मेशन नहीं है, जो आप सोच भी नहीं सकते। जो आयला में जो धंसा हुआ है, उसके बाद फोनी, उसके बाद बुलबुल में जो हुआ है उसमें कुछ नहीं है। इसमें जो रियलिटी में है, कल हम पूरा के पूरा दिन संदेशखाली 2 में था, इतना बड़ा हंसा हुआ है, सोच भी नहीं सकते। इतना तेज हवा, इतना बवंडर था। तो जो लॉस का परिमाण ये अभी असेसमेंट नहीं हो रहा है। तो इसमें हमारा असेसमेंट से साउथ चौबीस, नॉर्थ चौबीस परगना में 1.5 लाख फैमिली का बहुत बड़ा भारी रकम क्षति हुआ है। और साउथ चौबीस परगना का जो बात प्रधान साहब ने किया है, माननीय प्रधान साहब ने, वो सही है। उसमें बहुत भारी रकम, इससे स्वाधीनता के बाद में इतना भारी रकम हादसा हुआ नहीं था, लेकिन आज इसको हुआ है। एक तो आयला के टाइम में जो हादसा हुआ है उसमें पूरा एग्रीकल्चर डिस्ट्रॉय हो गया है, उसके बाद रेस्टोरेशन काम कुछ किया है। लेकिन सवाल यह है, इतना बड़ा हादसा का तो 3 दिन पहले से ही अंदाज था डिपार्टमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को। मैं चाहता हूं सुबीर कि इनिशियली आईएमडी जिस तरीके से काम कर रहा है और बहुत बेहतर काम हुआ है पिछले कुछ वर्षों में, कहूं प्रोटेक्शन को लेकर, अलर्ट वार्निंग सिस्टम को लेकर, और कई दिन पहले ये अलर्ट सिस्टम के थ्रू वार्निंग दी गई थी। क्या उसका फायदा स्थानीय प्रशासन ने उठाया, लोगों को इवैक्यूएट किया, लोगों को तैयार किया कि इस तरह की आपदा आने वाली है? जो प्राइमरी इंफॉर्मेशन देने का आम पब्लिक को, जो रिवर में काम करते हैं, रिवर बेस्ड एक्टिविटी करते हैं, उसका जो सर्वाइवल रिवर में होता है, उसको भी इंफॉर्मेशन नहीं था 10 डेज पहले। तो ये तो पहले तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंफॉर्मेशन भेजा था, जैसा हो रहा है, इससे होने का बात है। तो उसमें अंदाज लगा के नीड बेस्ड असेसमेंट करके जो वल्नरेबल सेक्शन ऑफ सोसाइटी है 2 जिला में, एक नॉर्थ चौबीस परगना, साउथ चौबीस परगना, इसको तो अलार्मिंग करना चाहिए। एक तो कोविड के हिसाब से ये लोग रोजी रोजगार से बहुत पीछे चला गया। उसके बाद ये आम्फान के जो सिचुएशन हुआ है उसमें तो भारी नुकसान पहुंचा है इनको। लेकिन जो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर है, एसडीओ है, उसके पास कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं था। जो हमारा जो यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट का जो रिलीफ जो डिपार्टमेंट है, जो रेस्क्यू डिपार्टमेंट है, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट है, जो डिजास्टर मैनेजमेंट टीम है, उसका भी पास सही से कोई इंफॉर्मेशन नहीं था। ये गैप हो रहा है, कोई एक असली नीड बेस्ड असेसमेंट और इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन का कोई टूल का कोई प्रॉब्लम हो रहा है, जो जनता का पास तो इंफॉर्मेशन सही से नहीं जा रहा है। पटनायक सर, जिस तरीके से हम देखते हैं कि आईएमडी का अलर्ट प्री अलर्ट सिस्टम होता है, रेड जोन, ऑरेंज और इस तरीके की वार्निंग अलर्ट जारी किए जाते हैं, इसको लेकर क्या कुछ कदम उठाए गए जिसकी जानकारी आईएमडी के पास आई? और जो एक टाइम था, मैं कहूं कि राज्य सरकारों के पास, कि उस पर एक्ट करते हुए वो उचित कार्रवाई करते और पहले से अगर तैयारी करते तो शायद इतना ज्यादा नुकसान उसको कम किया जा सकता था। आईएमडी की तरफ से अगर पहले बार मैं सूचित करना चाहता हूं कि 13 तारीख को ही जब ये लो प्रेशर बना, तब हमने फास्ट प्रेस रिलीज कर दिया था। 13 तारीख को फास्ट रिलीज कर दिया था, जो कि लो प्रेशर बना, एंड उसका एक्सपेक्टेड कैसे इंटेंसिफिकेशन होगा एंड कौन सा कोस्ट को वार्न किया गया, जो पिन पॉइंट 13 तारीख को नहीं किया गया था, लेकिन ये थोड़ा सा गाइडलाइन दिया गया था। जैसे कि जैसे सिस्टम बढ़ता गया, इंटेंसिटी बढ़ता गया, 14 तारीख को वॉल मार्क लो हो गया एंड डिप्रेशन हो गया। 16 तारीख को इवनिंग तक डिप्रेशन, सुबह डिप्रेशन हो गया। 17 तारीख को वेरी सीवियर साइक्लोनिक सिस्टम हो गया। एंड
एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोन 18 तारीख मॉर्निंग को हो गया एंड सुपर साइक्लोन स्टॉर्म फाइनली 18 तारीख को 11:30 बजे सुबह हो गया। तो इसी टाइम में हमने 6-7 प्रेस रिलीज दे दिया 13 तारीख से स्टार्ट करके एवरी डे, एंड हमने 36 आवर्स पहले ये पूरा वार्न कर दिया गया था कि दीघा एंड आपका हातिया आइलैंड के बीच में ये क्रॉस करेगा। ये 36 आवर्स से पहले हमने वार्निंग दे दिया था। ये इसके जो वार्निंग के हम जो दिया वो सारे चीज का रिसोर्सेस हमारे पास यूज किया हमने। सैटेलाइट है, राडार है, हमारे पास वेरियस मॉडल्स है, न्यूमेरिकल मॉडल, ग्लोबल मॉडल, आपका कपुल मॉडल, ऑल टाइप ऑफ मॉडल्स, एंड इवन हमारा तो इनक्वाइस जो है और एक है उन्होंने स्टॉर्म सर्च का भी दिया फोरकास्ट। तो सारे चीज का फोरकास्ट को हम इकट्ठे करके हमारा एक्सपीरियंस फोरकास्ट और एक्सपीरियंस लेके आईएमडी ने बहुत अच्छे तरह से इसको मॉनिटर किया, एंड नॉट ओनली इसका स्पीड भी दिया, टाइम ऑफ लैंडफॉल, इंटेंसिटी ऑफ लैंडफॉल वेल इन एडवांस बताया गया। ओके, पटनायक सर, अब मैं दूसरी बात पे आता हूँ जिसका जिक्र प्रधान साहब कर रहे थे कि जो इंटेंसिटी है, कहा जा रहा है कि ये कई दशकों के बाद इतनी ज्यादा दिख रही है इस कोस्टल रीजन की अगर बात करें, स्टेट पर जो लैंडफॉल यहाँ पर दिखा है इस चक्रवात का, वो कितना सही है और इस तरह के आंकड़े पहले कब नजर आते हैं, और क्या ये इंटेंसिटी जो क्लाइमेट चेंज उसके चलते हैं कि एक्सट्रीम पोजीशनिंग हो रही, चाहे वो किसी भी तूफान की स्पीड को लेकर हो या फिर उसके अचानक आने को लेकर हो? हाँ, ये जो बहुत सुपर साइक्लोन कैटेगरी का जो है, जो T6.5 टाइप का जो इंटेंसिटी हम क्लासिफिकेशन करते हैं, वो तो रेयर इवेंट है, नो डाउट अबाउट इट, ये रेयर इवेंट है। लेकिन अगर हम देखेंगे हमारा पिछले रिकॉर्ड में 2019 को क्यार साइक्लोन एक अरेबियन सी में भी हुआ था, सुपर साइक्लोन अरेबियन सी में जस्ट एक साल पहले लास्ट, एंड 2007 में गोनू एक साल था, वो भी अरेबियन सी में था। उससे पहले जो 1919 सुपर साइक्लोन उड़ीसा में, तो अभी जो अरेबियन सी में भी हुआ, बे ऑफ बंगाल में हुआ, एंड जो फनी एंड फाइलिन ये सब तो थोड़ा सा लोअर कैटेगरी का है। तो ये बहुत दैट मींस बहुत अनयूजुअल नहीं है कि बहुत बढ़ गया है बोल के। ओके, लेकिन जो सिटी के अंदर कोलकाता या उसके आसपास के इलाकों में जो स्पीड थी हवाओं की, वो एबनॉर्मल कही जा रही। लोग कह रहे हैं कि उन्हें याद नहीं कि पहले इस तरह कभी इतनी तेज हवाएं आई हो सकता है उन्होंने एक्सपीरियंस ना किया हो, लेकिन उसका स्पीड हमने जो दिया था क्रॉसिंग टाइम में, स्पीड एज ए वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म होगा 155 to 165 किलोमीटर पर आवर, गस्टिंग टू 185 किलोमीटर, ये एस्टिमेट दिया गया था एट द टाइम ऑफ क्रॉसिंग। दैट मीन जब सुपर साइक्लोन हो गया था उसका स्पीड ज्यादा था, लेकिन धीरे धीरे उसका थोड़ा वीक हुआ। वीक होने के बाद क्रॉसिंग टाइम में हमने ये एस्टिमेट दिया था, एंड कलकत्ता का जो हमारे फोरकास्ट दिया था, जो कलकत्ता को दिया था हमने फोरकास्ट भी 110 to 135 किलोमीटर पर आवर ये विंड स्पीड रहेगा बोल के फोरकास्ट भी दिया गया था। और ऑब्जर्वेशन में भी कल 20 तारीख को 7 बजे के आसपास शाम को जो ऑब्जर्वेशन आया 130 किलोमीटर पर आवर आया। तो जो फोरकास्ट था विंड स्पीड का भी उसी के रेंज में आया है। प्रधान साहब, क्योंकि देखिए चक्रवात आएंगे, इसे कोई नहीं रोक सकता। तरीका सिर्फ एक ही देखता है दुनिया भर में कि प्री वार्निंग अलर्ट सिस्टम, और उस अलर्ट सिस्टम का इस्तेमाल करते हुए स्थानीय प्रशासन उसको किस तरीके से अमल में लाता है लोगों को अलर्ट करने के लिए, बचाने को लेकर। क्या यही मेन फोकस होना चाहिए ताकि एनडीआरएफ जैसी टीम का काम कम हो और उनको ज्यादा दिक्कत महसूस ना हो आफ्टर इफेक्ट के बाद उनको, अगर रेस्क्यू ऑपरेशन की बात करूं तो? देखिए, दोनों जो हमारे साथी आज हैं उन्होंने दो बात बहुत इंपॉर्टेंट कही। जो पहले साथी हैं उन्होंने कहा कि जो मीन किया जा रहा है कि डिजास्टर गवर्नेंस को दरकिनार आप नहीं कर सकते। डिजास्टर गवर्नेंस एक गवर्नेंस का एक अलग पार्ट नहीं है। डिजास्टर गवर्नेंस अब गवर्नेंस का मेन स्ट्रीम है। अगर हम ये मान के चले कि एक एक्सेप्शनल है, रूटीन गवर्नेंस से इसका मतलब नहीं है, हम लोग आराम से रहेंगे, डिजास्टर जब आएगा देखा जाएगा, इसी का नुकसान हम लोग झेल रहे हैं। वी मस्ट बी प्राइम्ड फॉर डिजास्टर एज अ मेन स्ट्रीम ऑफ गवर्नेंस। जापान आज क्यों इतना, जापान एक अर्थक्वेक के अंबार पर बैठा हुआ है, लेकिन उसका बच्चा भी जानता है कि अगर एक हूटर बजता है जो कि एक मॉक हूटर होता है, मॉक ड्रिल का, वो 4 साल का बच्चा भी वो भागता है और छुपता है और अपना
वही ड्रिल करता है जो एक्चुअल अर्थक्वेक में वो करेगा। हर सिटीजन के पास मैसेज आ जाता है उसके मोबाइल पर, उसके टीवी पर कि आपको क्या करना है अर्थक्वेक आता है तो। पूरा समाज डिजास्टर के लिए ट्रेंड है, पूरा एडमिनिस्ट्रेशन ट्रेंड है और उसकी तरफ उन्मुख है, प्राइम्ड है। ये एक बड़ी गलती जो भी स्टेट गवर्नमेंट्स या कोई भी एजेंसी, गवर्नेंस एजेंसी अगर डिजास्टर को एक रेयर इवेंट या एक्सेप्शन मानती है तो गलती करती है। दैट शुड बी रूल नॉट एक्सेप्शन। डिजास्टर गवर्नेंस इज द मेन स्ट्रीम ऑफ गवर्नेंस। ये पहला मुद्दा मैं कहना चाहता हूं। दूसरा, जो मौसम वैज्ञानिक साहब ने कहा, पटनायक जी ने, कि एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स, देखिए हम लोग कुछ भी कहें, मानव ने ही अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारी है। हम लोगों ने क्लाइमेट चेंज को ही ट्रिगर किया है। क्लाइमेट इतना बड़ा है कि वो हम लोग चेंज नहीं कर सकते, लेकिन उसको हम लोग खराब कर जरूर कर सकते हैं, चेंज की गति को बढ़ा सकते हैं। इसको एंथ्रोपोमॉर्फिक चेंज कहते हैं, जो मानव के एक्टिविटी से होता है। जिस तरह से हम लोग पोल्यूशन कर रहे हैं, जिस तरह से कार्बन एमिशन हो रहा है, जिस तरह से डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, पानी का स्रोत को बंद कर रहे हैं, जो नेचुरल फ्लो है उसको बंद कर रहे हैं इन द नेम ऑफ डेवलपमेंट, तो उसका एक खामियाजा भुगतना पड़ेगा। कार्बन एमिशन आप करेंगे तो उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और कितनी बार मैं मौसम वैज्ञानिक नहीं हूं, लेकिन आप गिन सकते हैं कि समर में कितनी बार साइक्लोन आया है पहले। लेकिन पिछले मई में साइक्लोन आया, जो कि सुपर साइक्लोन तो नहीं था, लेकिन एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोन की कैटेगरी में था। और फिर मई में फिर एक और साइक्लोन आ गया जो कि सुपर साइक्लोन था। तो इसका मतलब है कि एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स आर हैपनिंग। मैं इस बार 2019 में डिजास्टर रिस्पांस को मैं ऐसे ही आकलन कर रहा था। हमारा 65% एंगेजमेंट रहा फ्लड्स में और 58% लैंड मास इंडिया का फ्लडेड हो गया था, या तो नदी के फ्लड से या क्लाउड बर्स्ट से। आपने देखा पटना में शहर ही डूब गया एक तरह से। बिल्कुल। और राजस्थान में जो खेत या तालाब 40 साल में भरे नहीं थे वो भर गए। और किसी वक्त में एक सीनियर ऑफिसर ने मुझे रात के 3 बजे फोन किया कि क्या गांधी सागर डैम एमपी वाला वो टूटने वाला है। ये बातें क्यों हो रही हैं? इसलिए हो रही हैं कि कहीं ना कहीं वेदर डवाडोल हो गया है, क्लाइमेट सिस्टम्स डवाडोल हो गए हैं और हम भी उसके कंट्रीब्यूटर हैं। तो कहने का मतलब लबोलबाब ये है कि वी मस्ट बी प्रिपेयर्ड फॉर डिजास्टर्स। डिजास्टर आर पार्ट ऑफ गवर्नेंस। और जब आप डिस्ट्रेस में गवर्नेंस नहीं दे पाएंगे आम आदमी को, तो फिर कब दे पाएंगे? तो जो ये सबसे कह रहे हैं कि कम्युनिकेशन, इसमें कम्युनिकेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप तैयार करेंगे आदमी को, पहले उसको कम्युनिकेट करेंगे, उसको इतला करेंगे, तब तो वो तैयार होगा। तो धीरे धीरे ये जो जापान की बात मैंने इसलिए दी क्योंकि वो एक आइडियल एग्जाम्पल है कि हर बच्चा और हर बूढ़ा, हर व्यक्ति, हर नागरिक, उसको ये मालूम है, ये इल्म है कि डिजास्टर जब होगा तो हम सबको क्या करना है, और गवर्नमेंट और सिटीजन साथ में है। ये मुझे लगता है कि ये हमारा ध्येय होना चाहिए। शुभेर, जो बहुत अहम, क्योंकि कई बार हमने देखा है कि देश के अलग अलग हिस्सों में जब इस तरीके की आपदा आती है तो सब कुछ छोड़ दिया जाता है कि जो होना ही से रोका नहीं जा सकता, और उसके बाद एनडीआरएफ की टीमें आएंगी और रेस्क्यू ऑपरेशंस में लग जाएंगी। लेकिन जो बचाव है वो ही इसका इलाज है। उसकी तरफ क्या नजरिया कमजोर दिखता है, जैसे कि प्रधान साहब इशारा कर रहे हैं, या फिर मैं कहूं कि कोविड का, महामारी का इतना ज्यादा वर्कलोड है, दबाव है कि इस तरफ उतना फोकस नहीं किया गया? नहीं, कोविड तो 2 महीना का चैलेंजेस है हमारा इंडिया में, 2-3 महीना का। लेकिन 2009 में हम चला जाएंगे तो जब आयला हुआ था उसके बाद एनडीआरएफ मिलके एक स्ट्रेटेजी बनाया था जो कैसे कॉम्बैट करना है, कैसे सिचुएशन को चैलेंज एक्सेप्ट करना है, उसका पूरा के पूरा प्लानिंग बनाया था एनडीआरएफ आयला के बाद। उस टाइम बीएसएफ, एनडीआरएफ सब मिलके बनाया था, सिविल सोसाइटी भी था उस टाइम, पत्रकार हिसाब से मैं भी था। लेकिन वो जो सजेशन पेपर वो फाइल में बंद हो गया है। लेकिन उसके लिए जो भी करना है तो स्टेट गवर्नमेंट को करना है, जो भी मांगना है सेंट्रल गवर्नमेंट से मांगना है। जब इसको प्रोसेस को 2011 साल के बाद जो 2-3 हादसा हुआ है
साउथ चौबीस परगना, नॉर्थ चौबीस परगना और भी दूसरे भाग का बंगाल में, तो वो जो प्लानिंग किया था, वो जो स्ट्रेटेजी किया था, वो जो गैप आइडेंटिफिकेशन किया था, वो हुआ नहीं। जो असली चीज सामने आए और सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एक साथ काम करे और मिलकर पॉलिसी बनाए, जिस पॉलिसी में सहमत होकर जनता आगे बढ़े। बिल्कुल पटनायक साहब, दो चीजें जो कि एक ये कि इस तरह के जब चक्रवात होते हैं उसमें लोकल फैक्टर्स क्या उसका कोई इम्पैक्ट आप देखते हैं जिस तरीके से एक्सट्रीम पोजीशनिंग दिख रही है, और दूसरा कि क्या इस चक्रवात के चलते अब आने वाले कुछ महीनों के अंदर जो मानसून का दिखेगा असर होता है देश के ऊपर, कहीं कोई उसमें उसका नेगेटिव या पॉजिटिव इम्पैक्ट भी? हाँ, तो लोकल इफेक्ट जो बताया आपने, अब हमारा बे ऑफ बंगाल जो है हर साल 5 से 6 साइक्लोन जो नॉर्थ इंडियन ओशन अरेबियन सी को मिला के 5-6 साइक्लोन तो आता ही रहता है। ये नॉर्मल फ्रीक्वेंसी है। किस साल थोड़ा 1-2 कम आ गया, किस साल 1-2 ज्यादा भी आ गया है, बोले नॉर्मल 5 से 6 आता है। तो ये नॉर्मल, क्योंकि बे ऑफ बंगाल में हाई एसएसटी, हाई तो ओशन टेम्परेचर जो है, हाई रीजन, हाई एसएसटी है तो फेवरेबल कंडीशन है। बाकी भी 4-5 पैरामीटर्स है जो कि फेवरेबल है, इसलिए ये साइक्लोन तो आएगा, इसको हम रोक नहीं सकते। एंड और एक जो बताना चाहता हूँ कि हमने सारे मॉडल, सारे टूल्स यूज करके फोरकास्ट एक्यूरेसी को काफी इम्प्रूव किया है आईएमडी ने। दूसरा चीज में हम जो ध्यान दे रहे हैं, अभी आईएमडी देना चाहता है और दे रहे हैं, इम्पैक्ट बेस्ड फोरकास्टिंग। मतलब हम ये साइक्लोन और ये जब हिट करेगा तो डिफरेंट टाइप ऑफ डिजास्टर हो रहा है। जैसे कि 3 हो रहा है, हेवी रेनफॉल एक हो गया, हाई स्ट्रॉन्ग विंड हो गया, स्टॉर्म सर्ज हो गया, और थोड़ा ऊपर जाएगा तो इवन लैंडस्लाइड भी हो जाएगा हेवी रेन के ऊपर। तो इस सारे चीज को हम एक मल्टी हैजर्ड वार्निंग सिस्टम हम कर रहे हैं, और उसी के लिए हम काम कर रहे हैं आईएमडी। एंड इसके कि बाकी एजेंसी के साथ भी सोशो इकोनॉमिक डाटा भी बहुत चाहिए, ये सब मिलके हम उसमें ध्यान दे रहे हैं। आपका दूसरी बात जो आ रहा है मानसून के ऊपर, अभी ये मानसून ऑनसेट का टाइम है, फर्स्ट जून नॉर्मल ऑनसेट है। तो जनरली देखा गया कि ये टाइम में साइक्लोन अगर फॉर्म होता है बे ऑफ बंगाल में, तो कभी कभी मानसून को थोड़ा लेट ऑनसेट करता है, थोड़ा सा खाली ऑनसेट में डिले करता है, लेकिन सारे ऑलवेज नहीं, कुछ कुछ हद तक। तो इस साल भी हम थोड़ा सा एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि फ्यू डेज, इसलिए हमारे मानसून फोरकास्ट भी ऑनसेट जो है 5 जून दिया गया है, नॉट 1 जून। तो फ्यू डेज डिले होने का चांस है, लेकिन अभी जो बाकी इंडिकेशन है सब न्यूट्रल है। लार्ज स्केल जो कंडीशन है न्यूट्रल है, इंडियन ओशन डाइपोल न्यूट्रल है, एल नीनो कंडीशन न्यूट्रल है, इसीलिए बहुत प्रभाव पड़ेगा दिख नहीं रहा है मानसून के ऊपर। ओके प्रधान साहब, आखिर में एक मैं सवाल आपसे चाहूंगा, क्योंकि हम जब भी इस तरह की आपदा आती है एक चर्चा जरूर होती है, और मैंने कुछ ऐसे पेपर्स लोगों ने सबमिट किए जो एक्सपर्ट हैं, और मिनिस्ट्री के थ्रू भी 1-2 रिसर्चर्स ने इसका जिक्र किया था कि जो भी कोस्टल रीजन है वहां पर हमारी जो प्लानिंग होनी चाहिए, खासतौर पर सिटी डेवलपमेंट या शहरों को बसाने की, वो स्पेसिफिक होनी चाहिए। उस कोस्टल में आने वाले चक्रवात या तूफानों को ध्यान में रखते हुए उस तरह का स्ट्रक्चर हमें डेवलप करना होगा। क्या हम इस दिशा में बढ़ पाए हैं, या अभी भी सिर्फ ये सब कुछ ऐसा लगता है कि हम सिर्फ सोचने तक सीमित है? नहीं, थोड़ा बहुत तो काम हो रहा है, पॉलिसी लेवल पर थोड़ा सा डिस्कशन है। जो अर्बन प्लानिंग MOUD में ये बात भी आई है, और हम लोगों से भी चर्चा की गई थी कि इसको डिजास्टर रेजिलिएंट कैसे बनाया जाए। एक बात ये भी आई है, ये अच्छी बात है कि भारत सरकार ने पहल की है कि एक डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर का ग्लोबल अलायंस बनाया जाए, जिसकी पहल भारत सरकार ने की है। उसमें कोर जो फंड है वो भारत सरकार की तरफ से 500 करोड़ देकर इसको सेटअप किया गया है, डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि इस पर अभी काम बहुत बाकी है। फिर भी मानता हूं कि जैसे साइक्लोन हो रहे हैं और कोस्टल इंडिया को हिट करता है, ईस्टर्न कोस्ट में ज़्यादा डैमेज करता है, और कोस्टल कोस्ट में विलेजेस बहुत हैं, शहर तो हैं। अब पिछली बार फोनी में पूरी शहर और भुवनेश्वर शहर बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया, उसकी बिजली चली गई, टेलीकॉम खत्म हो गया, और कई दिनों तक लोग बिना बिजली के रहे। सीधी बात है कि आप डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर अगर कोस्टल एरियाज में नहीं करेंगे तो साइक्लोन का हर साल इफेक्ट होता रहेगा। हर साल कोई ना कोई शहर, या आज जो हमारे बंगाल में कई गांव क्षतिग्रस्त हो गए हैं, वो होता रहेगा। तो इट मे बी अ वन टाइम एक्सपेंडिचर, लेकिन आपको इन्वेस्ट करना ही होगा। और ये एक अच्छी बात है, पिछली बार जब
फोन आया था तो भारत सरकार में ये बहुत हाई लेवल पर चिंता हुई कि क्या कोस्टल एरियाज में जहां साइक्लोन बार बार आते हैं हम लोगों को डिजास्टर रेजिलिएंट स्ट्रक्चर न केवल शहरों में बनाना चाहिए जो पुरी और भुवनेश्वर जैसे शहर हैं, बल्कि विलेजेस में बनाना चाहिए। जो घर, मान लीजिए कि आवास, प्राइम मिनिस्टर आवास योजना है जो गरीबों को घर मिलता है, तो वो घर अगर कोस्टल एरिया में आप बनाएंगे और वो कच्चा इस तरह से रह जाएगा कि साइक्लोन के लिए वनरेबल हो, तो उसको बनाने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि हर साल फिर वो डिस्ट्रक्ट हो जाएगा। और हर साल चूंकि साइक्लोन आने वाला है तो तैयारी उसी अनुरूप होनी चाहिए। तो इसका लेसन ये है कि ठीक है, इन्वेस्टमेंट आपको थोड़ा सा बढ़ा के करना पड़े, लेकिन कम से कम कुछ मौलिक इन्वेस्टमेंट जैसे अंडरग्राउंड केबलिंग ऑफ फॉर पावर, ये जैसे चेन्नई में हुआ बहुत साल जो सुनामी के एक्सपीरियंस के बाद, कलकत्ता में भी अंडरग्राउंड केबलिंग कही जाती है, लेकिन कोस्टल एरियाज में केवल केबलिंग का एग्जाम्पल नहीं, बिल्डिंग कोड्स, बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन का कैसा उपाय होना चाहिए, अर्बन प्लानिंग एंड रूरल कंस्ट्रक्शन ये कैसे होने चाहिए, ये डिजास्टर के कॉन्टेक्स्ट में अब प्लानिंग करने की जरूरत है, क्योंकि डिजास्टर इज नॉट अ एक्सेप्शन, इट इज अ रूल। व्हेन यू प्लान फॉर द डिजास्टर यू प्लान फॉर ऑल इवेंचुअलिटीज। इसी पर काम करना चाहिए। चलिए, बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ इस अहम चर्चा में शामिल होने के लिए और बताने के लिए कि एम्फन चक्रवात के चलते किस तरीके के हालात दोनों ही राज्यों में हैं और जो रेस्क्यू का ऑपरेशन चल रहा था वो किस तरीके से आगे बढ़ रहा है, अभी कौन से इलाके हैं जहां पर लगातार दिक्कतें परेशानियां हैं और वहां पर ज्यादा काम करने की जरूरत है। लेकिन एक और अहम चीज कि किस तरीके से हम चक्रवात के बाद नहीं बल्कि उससे पहले अलर्ट रहें और खुद को तैयार रखें। नमस्कार।